Good afternoon to all the students. In the previous lectures, we have discussed about the industrial policy and its historical perspective. Okay, so since the industrial policy 1991 is very important because the concept of LPG was introduced in this industrial policy. So today we will discuss the L. L means liberalization and its impact on Indian economy. हमने पिछले लेक्चर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा था। ठीक, तो जो सबसे लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की, तो उसमें क्या था कि वो अभी तक चल रही है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो उसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैंने बताया था आपको LPG का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि जो आपका लिबरलाइजेशन है उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। So today we will discuss the liberalization and its impact on Indian economy. इसका implication क्या हुआ और इसका impact क्या था इंडियन इकोनॉमी पर। ठीक, so let's start. The industrial policy was announced on July 24, 1991. तो देखिए यहाँ पर 24 लिखा है, कहीं कहीं 23 जुलाई इस तरह से दिया हुआ है, एक दो दिन का आगे पीछे। By the government headed by प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। जो ये 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इसको जो लागू किया था जिन फाइनेंस मिनिस्टर ने उस समय कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसको बोलते हैं NIP, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जहां से इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिवोल्यूशन चालू हुआ, वो कहलाती है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, जिसको की फीचर्स है मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। देश में बहुत तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। टू मेंटेन सस्टेन्ड ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इसमें एक निरंतर ग्रोथ की बात और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और जितना अधिकतम से अधिकतम हो रोजगार को बढ़ाने के लिए। टू अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। जो इस समय इंटरनेशनल कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें अपने कंट्री की भी हम लोग कंट्रीब्यूशन को इम्प्रूव कर रहे थे। Therefore, the basic philosophy of the new IP 1991 has been the continuity with change, मतलब कि जो हमारी पॉलिसी है वो चेंज के साथ कंटिन्यू बनी रहे। और इसमें जो मेनली कुछ एक्ट लागू हुए थे और कुछ रूल्स लागू हुए थे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसको जो है आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस को बहुत लिबरल किया गया। पब्लिक सेक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। MRTP एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और इनवाइट किया गया, और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स किए गए। ठीक, द न्यू गवर्नमेंट एज्यूम्ड ऑफिस इन जून 1991। इट मेड अ डिसीजन टू ऑर्गेनाइज सेल ऑफ गुड। जो 1991 में जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने क्या किया कि इसके क्या था, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज सेल ऑफ गोल्ड, जो ऑर्गेनाइज सेल ऑफ गोल्ड, उस समय हमारे पास जो गवर्नमेंट बनी थी 80 वाले उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो हमारे पास इतना भी रिजर्व नहीं था कि हम अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए कोई पॉलिसी लागू कर पाते। तो उस समय हमारे पास कुछ गोल्ड था जो कि हमने IMF को बेच दिया था। हमारे पास लगभग काफी गोल्ड था जो हमने IMF को बेच दिया था 1980 की पॉलिसी में। ठीक है ना। तो द न्यू गवर्नमेंट assumed office in June 19, it made a decision to organize sale of gold। तो नई फिर
जो नई पॉलिसी आई थी तो उसमें जो है गोल्ड को सेल करने की एक पॉलिसी बनाई गई। ठीक, द एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपीज वॉज एडजस्टेड, मतलब कि जो हमारे पास इंडियन करेंसी चलती है उसके विनिमय दर को एडजस्ट किया गया, उसकी विनिमय दर, तो उसका एक्सचेंज किससे होता है? डॉलर से। एंड मैसिव devaluation of the rupees was carried against major currencies to improve the trade and payment situation. In this situation, India needed major economic overhauling. अब एक्चुअली क्या था, आप कंडीशंस देखें तो जो हम लोग इस समय कंडीशन में हैं वो जो हमारी पिछले कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाए कंट्री में, उसी का नतीजा है कि जो आज डॉलर लगभग 75 रुपीज में चल रहा है। नहीं तो लगभग जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय जो डॉलर और रुपीस की इक्विवेलेंट के आसपास वैल्यू थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे। ठीक, लेकिन जो हमारी कुछ पॉलिसीज और कुछ हमारा डेवलपमेंट और कुछ हमारे इंटरनल या डोमेस्टिक ऐसे इश्यूज रहे जिनकी वजह से हम उतना डेवलप नहीं कर पाए और हमारे करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो आप देख लें कि पहले जब जैसे जैसे दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, इनकी कंट्री बढ़ती चली गई और हमारी करेंसी जो है तो इसकी वैल्यू नीचे आती चली गई। तो जब हमने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया था तो उस समय जो हमारे रुपीस की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा डिवैल्यूएट हो गई। डिवैल्यूएट का मतलब कि उसकी वैल्यू गिर गई, जो हमारी रुपीस की वैल्यू थी उसकी वैल्यू गिर गई अगेंस्ट किसके? जो उस समय मेजर करेंसी चलती थी, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, इनके अगेंस्ट में जो हमारी रुपीस करेंसी थी उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो अब जब डाउन हो गई तो जब हमें अगर बाहर से कोई चीज मंगानी होती है, जैसे मान लीजिए हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है या कुछ हमें अपना और कोई मंगाना है, कोई चीज टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करना है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, तो हमें क्या करना होता था? वो करेंसी में, उनकी करेंसी में पैसा देना पड़ता था, डॉलर की करेंसी में हमें पैसा देना पड़ता था। हाँ आरमन कुछ बोल रहे हो? चलिए, तो जो हम डॉलर में पैसा देते थे क्योंकि रुपीस की वैल्यू कम थी, रुपीस की वैल्यू कम होने से हमें ज्यादा रुपए देने पड़ते थे। अब जैसे हम जिसको बोलते हैं कि कभी कभी चीजें महंगी हो जाती हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि जो हमारे रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई, तो हमारे रुपए की वैल्यू कम होगी। इसका एक एग्जांपल हम इस तरह से समझते हैं कि इस समय जो पेट्रोल है वो मिल रहा है लगभग 99 रुपीज पर लीटर। अब ये 90 रुपीज है, ये हम पेट्रोल कहाँ से? बाहर अदर कंट्री से मंगाते हैं, अमेरिका है या गल्फ कंट्री, इराक वगैरह से हम ये पेट्रोल मंगाते हैं। ठीक, जो वहां की करेंसी है, जो वहां की करेंसी है तो वो हमारे यहाँ की करेंसी से ज्यादा वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू ज्यादा है हमारे यहाँ की करेंसी से। तो इसका मतलब कि अगर वहां पर पेट्रोल 2 रुपए लीटर, ये मतलब कि उनके यहाँ से $2 या $3 चल रहा है, तो हमारे यहाँ अगर रुपए में हम उसको कन्वर्ट करें, मान लीजिए कि अमेरिका में $3 पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल है, मतलब कि 3 रुपए पर लीटर, लेकिन जब हम उनको पे करेंगे तो $3 का मतलब हमारे यहाँ कितना हो गया? लगभग 225 रुपए। एग्जैक्ट एग्जाम्पल के तौर पर 225 रुपए हमें उसको पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम है, हमारे यहाँ की करेंसी की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। अब जो आपकी करेंसी की वैल्यू होती है वो कैसे घटती बढ़ती है? वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, मतलब कि आप जितना आर्थिक रूप से मजबूत होंगे आपकी करेंसी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि आपके समाज या पड़ोस मोहल्ले में देखिए जो ज्यादा अमीर होता है उसका रुतबा ज्यादा होता है, तो सिमिलरली ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर उनसे कंपैरिजन करें तो हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन उस समय ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो नाउ वी नीड टू ओवरहॉलिंग
द इंडियन इकोनॉमी। अब हमें अपनी कंट्री की ओवरहॉलिंग की जरूरत थी। ओवरहॉलिंग का मतलब यहाँ उसमें कुछ करेक्शन करने थे, उसमें कुछ करेक्शंस की जरूरत थी। तो फिर हमारे पास जो 1991 की पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी का कॉन्सेप्ट चलाया, जिसका पहला कॉन्सेप्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन, व्हाट मींस लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मींस इट्स रेफर टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन यूजुअली इन एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। जो पिछली सरकारों ने इंडस्ट्री के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जो पिछली सरकारों ने इंडस्ट्री के लिए या सोशल या इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उनको लिबरल करना। उनको लिबरल करना मतलब कि उनमें कुछ रिलैक्सेशन या छूट दे देना, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रोथ कर पाए और उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। Thus, when government liberalized trade, it means it has removed the tariffs, subsidies and other restrictions on the flow of goods and services between countries. इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको हटा दिए गए। जो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, that has been removed and subsidies also have reduced. जो सब्सिडीज वगैरह थी वो रिड्यूस कर दी गई, और जिससे कि हमारे यहाँ गुड्स और सर्विसेज उनका फ्लो मतलब कि उनकी प्रॉपर कंज्यूमिंग सेल्स और परचेज हो। कहाँ? बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ जाए। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए हमारे पास जो ट्रेड पॉलिसी थी उनको लिबरल की गई। जो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह ये थी, तो उनको हमने लिबरल कर दिया कि जिससे अदर देश की कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ जाए। ठीक, इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन भी हम इसका पूरा इंपैक्ट पढ़ेंगे इकोनॉमी पर, लेकिन अभी यहाँ पर केवल हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स इट रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट और सर्विसेज फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल एंड द ओपनिंग ऑफ द हिट देयर टू क्लोज एरियाज टू प्राइवेट सेक्टर एंट्री। मतलब कि जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की, जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के एसेट थे, हम उनको क्या करें? हम उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दें। हम उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दें, जिससे वो उसको कंट्रोल हो और उसको वो ऑपरेट कर सकें। प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड ऑन मैनी वेज: फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डाइवेस्चर। प्राइवेटाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है? या तो आप फ्रेंचाइजी के तौर पर दे सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं, लीज का मतलब किराए पर। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं, ठीक, या उसको आप डिवेस्चर कर रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे इस समय क्या करते हैं कि जैसे बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों को हायर करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लेती हैं। उनके साथ वो कोलैबोरेशन कर लेती हैं कि हमको इतने पर्सन चाहिए इस काम के लिए। तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको हायर करता है। अब जैसे गवर्नमेंट का स्केल पे या उनका सैलरी पैकेज होता है वो ज्यादा होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वो कम होता है। प्राइवेट सेक्टर में काम भी ज्यादा लेते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आदमी एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया तो फिर काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, तो फिर इसी वजह से ये कंसल्टेंसी फर्म या कंपनीज का देखिए आप कितना इस समय बिजनेस बूम पर है। इस समय बहुत सी ऐसी कंसल्टिंग कंपनी है जो आपको रिक्रूट करवाती हैं डिफरेंट आइदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इतने लोगों को रिक्रूट करके रखते हैं या उनके पास इतने लोगों का इंफॉर्मेशन या डेटा होता है। जब किसी भी कंपनी को या गवर्नमेंट एजेंसी को जरूरत पड़ती है तो वो उनको वहां पर भेज देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर उनको ना तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है, ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ना ही उनको रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है, और ना ही उनको
वो जो रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस है उसको करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो बच जाता है, और गवर्नमेंट एक रकम जो है कंसल्टेंसी एजेंसी को दे देती है, और वो कंसल्टेंसी एजेंसी आपको एचआर पावर दे देगी। ठीक, तो ये है प्राइवेटाइजेशन। इस तरह से आप जो प्राइवेट कंपनी है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनको लीज पर दे सकते हैं, या उनको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इस तरह से हम जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कि जो आपकी डोमेस्टिक अपने कंट्री की इकोनॉमी है उसको मैच करना किसके, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ। इट इज द प्रोसेस which draws countries out of their insulation and makes them join rest of the world in its match towards a new world economic order। मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितनी ग्लोबल कंपनी है, अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल लेवल की है। ठीक है ना, जैसे आप एग्जांपल देखें तो फेसबुक वगैरह क्या है, ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है। गूगल वगैरह क्या है, ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है। एचयूएल क्या है, आपकी ग्लोबल लेवल की कंपनी है। पीएनजी क्या है, ये आपकी ग्लोबल लेवल की कंपनीज हैं। तो ये क्या करती हैं कि आपकी एक कंट्री से लेकर के दूसरी कंट्री तक जिनका बिजनेस फैला होता है, ठीक है ना, ऐसे ही और जो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनके में भी कुछ हमारे पास ऐसे कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर में जिनका ट्रेडिंग कहाँ, ग्लोबल लेवल पर है। अब पहले क्या था कि हमने बताया था कि जो 17 सेक्टर थे 1956 के उसमें इंडस्ट्री पॉलिसी में, वो पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर में था। लेकिन अब जो एफडीआई गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एफडीआई वो भी 100% एफडीआई हैज बीन ओपन बाय द गवर्नमेंट फॉर द फॉरेन कंपनीज। जो विदेशी कंपनी है उनके लिए 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। तो अब क्या है कि बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो यहाँ आकर के अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऐसे ही जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर भी यहाँ की कंपनियां वहां जाकर के अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं और अपनी ट्रेडिंग वगैरह चालू कर सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू कर सकती हैं। ठीक, अब व्हाट आर द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एलपीजी। जो 1991 में एलपीजी को इम्प्लीमेंट करने का कारण क्या था? पहला, वेरियस डिस्टॉर्शंस लाइक पुअर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इम्प्रूडेंट बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पहला एक सबसे बड़ा कारण क्या था? अपने पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था। अपने पास जो आप देखें तो 90 के पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने पास था ही नहीं। अपने पास तो कंप्यूटर ही लगभग 85-86 में आए हैं, 84-85 के बाद ही अपने यहाँ कंप्यूटर आए हैं। उसके पहले हमारे यहाँ कंप्यूटर चलता ही नहीं था। इसके बाद जो 84-85 में जो कंप्यूटर आए थे तो उस समय क्या चलता था, फ्लॉपी ड्राइव चलता था। वो बहुत ही, अब देखा जाए तो वो सब सिस्टम ही पूरा खत्म हो गया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने पास कुछ था ही नहीं। ठीक, तो जिसकी वजह से हम लोग काफी पीछे थे, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अपने जो हम प्रोडक्शन करते हैं बिना टेक्नोलॉजी के हम प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद हमने कर्ज बहुत ले रखा था। हमने वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इनसे हमने कर्ज बहुत ले रखा था, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और डाउन हो गई। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी कम था। मैंने बताया कि 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने अपना गोल्ड बेच दिया था आईएमएफ को, जो रिजर्व गोल्ड था हमने अपना बेच दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक, तो हमारे पास जो बोरविंग कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और हमारे पास मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था उसका मिसमैनेजमेंट, मतलब कि उसको सही से प्रॉपर नहीं रखा गया। आप इसको चाहे स्कैम के तौर पर कह लीजिए कि इतने ज्यादा घोटाले हुए, या आप ये कह सकते हैं कि उसका सही से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया, उसका सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। ऐसे बहुत से फैक्टर्स थे जो हमारे पास हमारी इकोनॉमी को नीचे ले गए। इस वजह से हमें एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। ये ठीक, दूसरा कारण था लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब
कि जो हमारे पास जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जब हमें कहीं दूसरी कंट्री से कोई भी सामान इंपोर्ट करना पड़ता था, मान लीजिए कि हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, तो हमें उसमें बहुत ज्यादा अपने यहाँ की वैल्यू में रुपीज में पे करना पड़ता था। हमें जो रुपीज है वो बहुत ज्यादा पे करने पड़ते थे। मान लीजिए कि अगर हमने अमेरिका से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हमने विंडोज का परचेज करना है, एग्जाम्पल के तौर पर हमें विंडोज का परचेज करना है, तो जैसे हमारे यहाँ रुपीज है ऐसे वहां डॉलर चलता है, मतलब कि हमारे यहाँ एक रुपीज वहां एक डॉलर। ठीक, अब अगर अमेरिका से हमने एमएस ऑफिस विंडोज परचेज किया है, तो वो कहेगा कि हमारे एमएस ऑफिस विंडोज की कीमत जो है कितनी है, $1000, $1000। ठीक, तो वहां के अमेरिकन सिटीजन है उसके लिए तो 1000 वैल्यू है उसकी, वहां के लिए 1000 है। लेकिन जब वही चीज हम पे करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा उसके लिए 75,000 रुपीज। अपनी यहाँ की करेंसी में हमें 75,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके डॉलर की वैल्यू हमारे रुपए की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, उनके डॉलर की वैल्यू हमारे रुपए की वैल्यू से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, वो हमें अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब हम कन्वर्ट करवाएंगे, जब हम 75,000 रुपीज देंगे तब हमको $1000 मिलेगा, तब हम उस विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को परचेज कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत कम था, वो हमारे पास बहुत कम था। इसका मतलब कि हमारे पास जो हायर प्रीशियस करेंसी थी वो हमारे पास उनका रिजर्व नहीं था। मतलब कि जैसे इस समय हमारे पास कितना, मोर देन 600 बिलियन का फॉरेन कैश रिजर्व है, हमारे पास मोर देन 600 बिलियन का फॉरेन कैश रिजर्व है। अभी जो पिछला वीक निकल गया तो उसमें हमने एक नया ये टारगेट अचीव किया है, दैट इज $600 बिलियन, जिसमें हमारे पास फॉरेन रिजर्व आया है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिजर्व है हम इससे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना ज्यादा आ गया है तो हम क्या करेंगे, उसको हम इंपोर्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहले हम ज्यादा पैसे रुपए देने पड़ते थे, अब हम अगर डॉलर में देंगे तो हमें उतना ही मतलब कि हमारे पास राष्ट्रीय कर्ज अगर वैसे देखा जाए तो कहा जाता है कि अभी भी भारत में हर व्यक्ति के ऊपर लगभग कर्जा है। लेकिन वो सरकार कहां से निकालती है, वो हम ही लोगों से, हम लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करके, हम लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करके वो टैक्स जो है कर्ज को पे करती है। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों के पास ऑलरेडी इतना बर्डन, ये नहीं है कि चीजें महंगी हो गई। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई का मतलब ये नहीं होता है कि चीजें महंगी हो गई। आप कहते हैं कि कल जो है 10 रुपए किलो आलू था और आज 15 रुपए किलो आलू है, आलू बहुत महंगा हो गया। एक्चुअली सर आवाज कट के आ रही सर। है, लेकिन रुपीज जो पहले आप कम देते थे अब वो ज्यादा दे रहे हैं। मतलब कि वो जिसकी वैल्यू जब कम हो गई तभी तो आप उसको बराबर करने के लिए उसको और बढ़ा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू का डाउन हो जाना। जो आपकी करेंसी है
उसकी वैल्यू का डाउन हो जाना कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर कोई कम हो गई है, हमारे पास रुपए की वैल्यू कम हो गई है, इन्फ्लेशन मीन। ठीक, नाउ अब लिबरलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट क्या है जरा देखते हैं। जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने लिबरलाइजेशन अप्लाई किया था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर, और उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक, द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन in India refers to ongoing economic reforms in India that started on 24th of July 1991। 1991 जुलाई 1991 के बाद से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई थी, रिफॉर्म, उसमें सुधार होते रहे हैं। क्यों? आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में आजादी के बाद इंडिया अडॉप्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज। इंडिया ने क्या अपनाया था? सोशलिज्म। जब मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताई थी तो हमने बताया था कि हमारी जो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो रसिया की सोशलिज्म पॉलिसी से इंस्पायर्ड थी। वो रसिया की सोशलिज्म पॉलिसी से इंस्पायर्ड थी। इसी वजह से 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ली गई थी वो सोशलिस्ट पॉलिसी थी। ठीक, इन द 19 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 1991 में इंडिया ने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस किया था, जिसमें अब देखिए ये जो मैं अभी बता रहा था वो चीज आ गई। It had to sell 67 tons of gold to the International Monetary Fund। 1991 की मॉनेटरी पॉलिसी में इंडिया ने 67 टन गोल्ड IMF, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बेचा था। एक संस्था है IMF, ये आप आगे पढ़ेंगे। एक IMF संस्था है, उसको भारत ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस के चलते 67 मतलब कि 67 टन सोना उसको बेच दिया था एज ए पार्ट ऑफ बेल आउट डील। बेल आउट डील का मतलब जमानत के तौर पर उसको दे देना। एंड प्रॉमिस इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, और प्रॉमिस किया था कि हम जो आपको ये गोल्ड दे रहे हैं इसके बदले में आप हमें पैसा जो दे रहे हैं उससे हम इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उससे हम अपनी इकोनॉमी को सुधार करेंगे। ये था। अब 67 टन गोल्ड, 67 टन गोल्ड। अब देखिएगा हमारे पास उस समय इतना पैसा नहीं था। वही चीज हो गई ना कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप अपनी चीज को गिरवी रख देते हैं, आप अपनी चीज को गिरवी रख देते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश ने भारतीय मुद्रा कोष के पास 67 टन का गोल्ड गिरवी रखा था जमानत के तौर पर। ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ PV नरसिम्हा राव एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, जो कि बीच में रहे हैं, अभी नहीं है वो, स्टार्टेड ब्रेक थ्रू रिफॉर्म्स। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने फिर उसके बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू किए, जो आर्थिक सुधार थे उन्होंने वो चालू किए। ठीक, द न्यू लिबरल पॉलिसीज इंक्लूडेड ओपनिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, इनिशिएशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर्स। उसी के बाद से नियो लिबरल पॉलिसी चालू हुई, जिसमें क्या क्या था? ओपनिंग इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्रियों में जाकर के इन्वेस्ट करना, डीरेगुलेशन, जो हमारे पास ज्यादा रूल्स और पॉलिसी थी उनको खत्म करना या कम करना, इनिशिएशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। 1991 के पहले जो था मोस्टली चीजें सरकारी सेक्टर के अंदर आती थी, लेकिन 1991 के बाद से प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। कुछ टैक्स रिफॉर्म्स हुए। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब कि उसमें फिर टैक्स की लायबिलिटीज किसके? इंडियन सिटीजन्स के ऊपर डाली गई। पहले टैक्स का उतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन 1991 के बाद से टैक्स सुधार हुए और उसमें से टैक्स इंपोज किए गए। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर्स, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय किए गए जिससे हमारे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो।
ठीक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म सो एज टू अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइज द नेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ इंडियन सिटीजन। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। टुडे इंडिया इज मेनली कैरेक्टराइज्ड एज ए मार्केट इकोनॉमी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान दीजिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। सबसे मेन इकोनॉमिक है, हमने बताया कि 1948 में रसिया की सोशलिस्ट पॉलिसी से इंस्पायर होकर के पहले हमारे यहाँ सोशलिज्म इकोनॉमिक चलती थी, लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म इकोनॉमी को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? जिससे कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ हो सके और औद्योगिकरण हो सके, ठीक है ना, हमारी औद्योगिकरण हो सके और हमारी सोशलिस्ट ग्रोथ हो सके। अब अगर देखा जाए, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन होने से अब इंडिया एक ऐसा मार्केट बन गया है। एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि जब पहले सब कुछ सरकारी था, तो क्या था कि आपको चीजें गिनी चुनी मिलती थी और उतनी कीमत पर मिलती थी जितनी सरकार चाहे, भले ही वो सस्ती पड़ती हो। लेकिन जैसे जैसे सस्ती का मतलब क्या था कि अब सरकार को आपके वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ता था, सरकार को आपके वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ता था। तो उससे क्या होता था कि उसको ऐसी बहुत सी चीजें सस्ते में देनी पड़ती थी जो उसको बाहर महंगे में मिलती थी, ठीक है ना। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या हुआ कि ऐसी बहुत सी कंपनीज आ गई कंपटीशन में, जिसकी वजह से वही चीजें आपको उसी दाम पर दूसरी कंपनियां भी देने लगी। तो जो क्राइसिस जिसके लिए पहले सरकार बाहर से मंगाती थी, अब प्राइवेट कंपनियां वो दे रही हैं, तो सरकार का जो पैसा है वो बच जाता है, वो सरकार का पैसा रिजर्व हो जाता है। तो जिसकी वजह से अब अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप अमीर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट के पास इस तरह का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो जो हमारी इंडिया है एज ए मार्केट इकोनॉमी के रूप में जाने लगी। अब अगर देखा जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में मार्केट का एक बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है। इंडिया पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस है, जहां पर कोई भी कंपनी आकर के अपना ट्रेड कर सकती है, ठीक। यही कारण है कि कंपटीशन की वजह से ही आपको क्या है, चीजें सस्ती मिलती हैं। जो चीजें जिनमें कंपटीशन नहीं है, जिन चीजों में कंपटीशन नहीं है, या कहिए कि जिसमें मोनोपोली होती है, वो चीजें महंगी होती हैं। अब जैसे पेट्रोलियम को देख लीजिए, पेट्रोलियम कुछ ही कंपनियों के पास है, ठीक, और वो उनको कहां से, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो देखिए कितना महंगा होता है। लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं वो बहुत सस्ती होती है, जिसमें कंपटीशन, जिस चीज की कंपनियां ज्यादा होंगी उसका प्राइस भी कम होगा। सीधी सी बात है, कंपटीशन ज्यादा है, ठीक। जिसमें कंपटीशन कम होगा वो चीजें महंगी होती हैं। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब लिबरलाइज का मतलब होता है कि आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, आपको ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जो लिबरलाइजेशन में पहले क्या था कि आप अगर देखें तो मैंने बताया था कि 17 फर्स्ट शेड्यूल में, फिर 12 सेकंड शेड्यूल में और बाकी की फिर थर्ड शेड्यूल में। इस तरह से ऐसे कुछ कंपनियां थी जिन पर क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। और जब चूंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट लगाती थी, उस पर रूल्स रेगुलेशन जो भी लगाना। लेकिन जब प्राइवेट लिबरलाइजेशन हो गया तो वो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आ गई, वो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आ गई, ठीक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन द assumption that market force could guide the economy in a more effective manner than government control। इसका मतलब ये था कि अब जो कंपनियां आएंगी वो मार्केट को कंट्रोल करेंगी, जो है अब जो अलग अलग है मार्केट, जो इकोनॉमी होगी वो मार्केट के कंट्रोल में होगी, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है ना। इसमें यह था कि मार्केट पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इकोनॉमिक नुकसान बेस्ड ऑन द assumption that market force could guide the economy,
अब जो है, जो आपका मार्केट मतलब कि चीजों में कितना ज्यादा आप बनाते हैं, कितना ज्यादा उनको अब जरूर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इन चीजों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। नाउ दैट हैड अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन वर केप्ट इन कंसिडरेशन। तो अब हमें इस डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए जो लिबरलाइजेशन है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें, अभी आप देखिए जो एफडीआई लागू हुई है, क्या है, हर सेक्टर में एफडीआई है, ये लिबरल किया जा रहा है, पॉलिसीज को लिबरल किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। जब ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करेंगी तो क्या होगा, हमारा कैश रिजर्व या फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। ठीक, व्हाट मेड इंडिया टू लिबरलाइज, अपनी कंट्री को लिबरलाइज क्या बनाता है? ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 which pushed the country to near bankruptcy। जो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी, उसने अपने देश की इकोनॉमी को दिवालिया के कगार पर खड़ा कर दिया। दिवालिया मतलब बिल्कुल बेकार कर दिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट था ही नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमारे पास जब रिजर्व नहीं है तो हम चीजें क्या खरीदेंगे, कुछ नहीं। द रूपी डिवैल्यूएटेड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फोर्स्ड अपॉन इंडिया। जो अपने यहाँ की करेंसी रुपीज की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई थी, इसका एक एग्जांपल देखिए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे और एक और कंट्री है वेनेजुएला। यहां पर क्या है कि अगर आपको एक पैकेट दूध लेना है, एक पैकेट दूध लेना है तो कम से कम आपको एक बोरा भर के पैसा ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमी बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है, वहां की इकोनॉमी बिल्कुल ही डूब गई है। अब वहां पर जैसे वेनेजुएला जैसी कंट्री है तो वहां 10-10 लाख रुपए का या 1-1 करोड़ रुपए का एक नोट छपता है। और जब आप ऐसे ही 10-5 नोट ले जाएंगे तब हो सकता है आपको एक पैकेट दूध मिले। ठीक है ना? तो आप सर्च कीजिएगा कि जो जिम्बाब्वे और जो वेनेजुएला ऐसी कंट्री है जहां की करेंसी बहुत डाउन है। अगर आप वहां चले जाएंगे तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए लेकर के गए इंडिया से वेनेजुएला, तो आप पता चला वहां पर करोड़पति बन जाएंगे। जब आप उसको एक्सचेंज करेंगे तो वहां पर 50,000 के आपको करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन सीधी सी बात है, जब वहां पर वहां के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप उनको कंज्यूम करेंगे या परचेज करेंगे तो आपको फिर वहां की करेंसी में पैसा देना पड़ेगा, तो फिर आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन 1991 में रुपीज की वैल्यू डाउन हो गई थी। यही कारण है कि 1991 के बाद से ही अभी तक डॉलर हमारे से इतना ऊपर हो गया और हम उस वैल्यू को अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। ठीक, इंडिया सेंट्रल बैंक had refused new credit and foreign exchange reserves had reduced to the point that India could barely finance 3 weeks worth of imports। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक था, कौन था, आरबीआई, उसने मना कर दिया किसके लिए, न्यू क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, जो उसके पास नया उधार देने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देने से उसने मना कर दिया। had reduced the point that India could barely finance 3 weeks worth of import। उसके पास केवल इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो 3 हफ्ते का आयात इंपोर्ट कर सके। उसके पास केवल इतनी ही वैल्यू बची थी, तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए थी। इतना ज्यादा कंगाली के दौर पर हम आ गए थे। तो उन्हीं को सुधार के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए। वो रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की प्रोसेस थी उसको खत्म कर दिया गया, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था खत्म। ठीक, दूसरा लिबरलाइजिंग द एमआरटीपी एक्ट। जो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड पॉलिसी थी उसको भी लिबरल किया गया, उसमें भी बहुत सी ज्यादा छूट दे दी गई। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन, आपके पास जो अपने प्रोडक्शन करना था उसके लिए आपको छूट दे दी गई कि आप चाहे जितना भी प्रोडक्शन कीजिए, आप चाहे जितना भी बनाइए और बेचिए। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज,
जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दिया गया कि छोटे छोटे आप उद्योग लगाइए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स है, अगर आपको लगता है कि आप बाहर से गुड्स मंगा करके उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको फ्रीडम दे दी गई कि आप बाहर की दूसरी कंट्री से भी गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई आपको एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो आप और आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप वो फॉरेन कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1984 में जो कंप्यूटर आए थे, राजीव गांधी जी वो कंप्यूटर लाए थे हमें बाहर से, उन्होंने कंप्यूटर का यहाँ पर शुरुआत प्रचार प्रसार किया था, वो उन्होंने ही कंप्यूटर की, कहा जाता है कि जो आईटी का देन है वो उन्हीं की है, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक। थ्री, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो हमारे पास ब्याज दर थी उसको भी निश्चित किया गया, उसके लिए स्वतंत्रता दी गई। अब जो ये रिफॉर्म हुए, जो ये सुधार हुए, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो ये सुधार हुए इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा किस पर, हमारी इंडियन इकोनॉमी पर। देखिए, एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ सर्विस शिफ्टेड टू 8.1% ड्यूरिंग 1991 to 2001 from 6.9 ड्यूरिंग 1981 टू 1991। मतलब कि जो वार्षिक औसत वृद्धि दर थी वो 6.9, जो कि 1981 से 1991 के बीच में 6.9 थी, वो हो गई 1991 से 2001 के बीच में 8.1%। ये आपकी वार्षिक औसत वृद्धि दर इतनी हो गई, ठीक है ना, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ी है। देखिए, ठीक। दूसरा, ए रेट ऑफ ग्रोथ दैट विल डबल एवरेज इनकम इन ए डिकेड, जो हमारे यहाँ की इनकम थी वो एक दशक में डबल हो गई, उसके बढ़ने की दर डबल हो गई। मान लीजिए कि अभी जब 1981 से 1991 के बीच में आप 5,000 रुपए कमा रहे थे, तो 1991 से 2001 के बीच में अब वही चीज हो गई 10,000 रुपए। मतलब कि आपकी जो एवरेज इनकम है वो डबल हो गई। ठीक। तीसरा, रैपिड ग्रोथ इन कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज एंड कम्युनिटी सर्विसेज। जो इन सर्विसेज हैं, जो ये सर्विसेज मैं बता रहा हूं, इन सर्विसेज में बहुत तेजी से ग्रोथ आया, इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये सर्विसेज बढ़ेंगी, तो अगर आप देखा जाए तो इस समय इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही है, लगभग 46%, लगभग 46% कंट्रीब्यूशन, या इससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका किसका, सर्विस सेक्टर का। तो 1991 से लेकर के 2001 के बीच में सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई। फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, जो आईटी सेक्टर है, मैंने बताया ना टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट इस पीरियड में काफी तेजी से हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, जो आपके पास आईटी सर्विस है उसको आप क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, और ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। ठीक। ये इसके इम्पैक्ट हैं जो हो रहे हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज गवर्न बाय इंडस्ट्रीज, दैट इज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज गवर्न बाय इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। 1951 में एक पॉलिसी बनी थी जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, औद्योगिक नीति 1951। इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर। ये एक ऐसा इफेक्टिव टूल था जिसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया या ऑपरेट किया प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने 1951 के एक्ट का सहारा लिया। ठीक। इट एबॉलिश्ड ऑल इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसने क्या किया, सभी तरह के इंडस्ट्रियल लाइसेंस को खत्म कर दिया, सभी तरह के जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती है उसको खत्म कर दिया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल को भी काफी ज्यादा बढ़ाया, उसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया।
except for 18 industries related to security and strategic concern, social region concern, related to safety and overriding environment issues, manufacturing of products of hazardous nature and articles of illicit consumption. क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने 18 इंडस्ट्रीज की बात की थी, तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज और बाकी शेड्यूल सी में बाकी की इंडस्ट्रीज। तो वहां पर क्या था, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में था, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म हो गई तो ये सारा का सारा इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सबके लिए खोल दिया गया, इसमें सबके लिए खोल दिया गया। ठीक, लेटर बाद में इस लिस्ट को और ट्रिम किया गया, बाद में इस लिस्ट को और ट्रिम किया गया, जो पहले 18 था फिर बाद में। अब अगर देखा जाए, एंड एज ऑफ नाउ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर 6 आइटम लिस्टेड इन एनेक्स 2, दीज आर एज फॉलोइंग। अब केवल पहले जो बहुत सी चीजों के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, अब केवल 6 चीजों के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी है, नीचे देखिए। डिस्टिलाइजेशन एंड ब्रीविंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, अगर आप कोई एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, सिगार एंड सिगरेट ऑफ टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट, अगर आपको तंबाकू से रिलेटेड कोई चीज बना रहे हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, अगर आप सुरक्षा के मतलब कि जो देश की कंट्री से रिलेटेड डिफेंस से इक्विपमेंट कोई भी बना रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव इंक्लूडिंग डिटोनेटिंग फ्यूजेस, सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर, नाइट्रोसेलुलोज एंड मैचेस, अगर आपको कोई भी ऐसा विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप पटाखे वगैरह बनाते हैं ना, बारूद से रिलेटेड कोई भी चीज, तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। हजार्ड केमिकल, अगर आप कोई भी नुकसानदायक केमिकल बना रहे हैं, देन यू हैव टू नीड द लाइसेंसिंग। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, और इसके अलावा अगर आप दवाइयां या फार्मास्यूटिकल्स वगैरह बना रहे हैं तब आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लास्ट वाला है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, अगर अभी आप देखें तो क्या है, पैंडेमिक के समय में बहुत सी ऐसी छूट दे दी गई है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। वो समय समय के हिसाब से होता है। अब जैसे अब ये गवर्नमेंट है तो उसने ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत से रिलैक्सेशन दे दिए हैं कि अगर आप जैसे इसके कोविड के लिए अगर कोई दवा बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप आइए और दवा बना करके हमको दे दीजिए, इस समय किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत से ऐसे सुधार हुए जिसकी वजह से अब जब आप आज किसी भी पर्सन को इतनी ज्यादा छूट दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमारी इस तरह से ये सब लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सी कंट्रीज और बहुत सी इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हुई हमारी कंपनी की तरफ, हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हुई और उन्होंने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आज हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। ठीक, तो ये है लिबरलाइजेशन का सुधार। अब इसमें आगे पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वेरियस सेक्टर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर क्या होते हैं, उनकी क्या ग्रोथ रेट है, ये हम बाद के उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट liberalization and its impact on Indian economy. Now, if someone has any query, so you can ask now. अब अगर यहां तक किसी की समझ में कोई चीज ना आई हो तो पूछ सकता है। If someone has any query, you can ask now.